Hi guys, welcome to my channel The Chalkboard Champion। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आज अपन पढ़ने वाले हैं इक्विटी फाइनेंसिंग के बारे में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी बड़ा भी है। तो मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करना चाहती हूँ। आप प्लीज़ मेरे साथ बने रहिएगा और देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये इक्विटी फाइनेंसिंग पढ़ लिया तो आपको ज़िंदगी में कभी आगे दिक्कत नहीं होगी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं। तो देखिए मेरे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस देखिए, आज अपन इक्विटी फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इक्विटी क्या होता है? इक्विटी ऐसी चीज होती है जो ओनर अपना, मैंने अपनी कंपनी खोली तो मैंने अपनी कंपनी में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करा है, वो जो होगी वो इक्विटी में होगी। इक्विटी जो होगी वो हमेशा सिर्फ कंपनीज में आती है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप खोल रहे हैं, अपना पार्टनरशिप खोल रहे हैं, तो आपको इक्विटी कुछ नाम का कोई वर्ड नहीं होता, वो कैपिटल ही होता है। पर अगर आपने कंपनी खोली है तो वो इक्विटी कहलाती है। जो भी अपना ओनर, जो भी मतलब प्रोप्राइटर होगा या ओनर होगा, वो क्या करता है, कंपनी में जो पैसा लगाता है वो इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाता है, और वो ओनर का ही कैपिटल होता है। ठीक है। तो सिर्फ कंपनी का एक एक जना पैसा नहीं लगाता। दो या अगर पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी के हिसाब से होता है कि पब्लिक कंपनी में 7 मिनिमम चाहिए होता है और प्राइवेट कंपनी में सिर्फ मिनिमम 2 चाहिए होते हैं। तो कितना पैसा किसको लगाना है वो आपको देखना पड़ेगा कि मेरे 2 जने मिनिमम चाहिए होते हैं। तो वो 2 जने क्या करेंगे, मिलके वो लोग इक्विटी शेयर्स में पैसा लगाएँगे, और 2 जने तो खुद होंगे और 2-3 रिलेटिव्स को डाल देंगे, तो मिला के सब पैसा लगाएँगे। ठीक है? अब पब्लिक में तो क्या करते हैं कि 7 जने मिलके पैसा लगाते हैं, सब इक्विटी शेयर्स में लगाते हैं, क्योंकि शुरुआत में कोई और शेयर से इश्यू नहीं होता, सिर्फ इक्विटी शेयर्स। और ये सबसे रिस्की कैपिटल होता है कि मतलब अब ज़रूरी नहीं है कि आपको रिटर्न मिले ही मिले, क्योंकि शुरुआत में तो किसी को रिटर्न मिलने वाला नहीं है, कंपनी चालू हो, लॉस में जा रही है, क्या कर रही है। तो ये सब जो है वो इक्विटी शेयर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है? तो जो कंपनी में जो इक्विटी शेयर्स में आपने पैसा लगा लिया है किसी भी कंपनी में, तो ज़रूरी नहीं है उस कंपनी का कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो आपको रिटर्न दे ही दे, या आपने अपनी मर्ज़ी से पैसा लगाया है, वो कंपनी आपकी हो जाएगी। मतलब ओनरशिप आपकी है, तो रिटर्न आपको मिले ना मिले, तो वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है? अब इक्विटी शेयर्स के क्या फीचर्स होते हैं। सबसे पहला, ओनरशिप शेयर हो जाती है, मतलब अगर 7 जनों ने मिलकर कंपनी बनाई तो सबकी कंपनी है, सिर्फ एक जने की कंपनी नहीं है। दूसरा, परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है कि कभी भी आपको इक्विटी शेयर्स को रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ती, कि मतलब आपको पैसे वापस देने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और कोई डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, कोई फिक्स एप्लीकेशन नहीं है, कोई इंटरेस्ट दो, डिविडेंड दो, कुछ मत दो, रहने दो। नो चार्ज ओवर एसेट, मतलब आपको कोई अपने जो बिजनेस के जो लैंड बिल्डिंग, जो मकान दुकान, इन सबको गिरवी रखने की भी जरूरत नहीं है। और दूसरा, आपके हाथ में कंट्रोलिंग पावर आ जाता है कि कंपनी में क्या चीजें होंगी वो मेरी मर्जी से चलेगा। तो इक्विटी शेयर्स खरीदने से आपके पास ये सारी चीजें आ जाती है। सबसे पहला, ओनरशिप मिलती है। दूसरा, कि हमारे किस गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, हमें कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि पैसे दो वापस रिटर्न। ओनरशिप के हिसाब से, मतलब आप एंटरप्रेन्योर के हिसाब से सोचो सोचो कि आपकी कंपनी है, तो आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर्स में आपको ओनरशिप मिलेगी, कोई आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई सिक्योरिटी, कोई एसेट के ऊपर चार्ज रखने की जरूरत नहीं है, और आपको कंट्रोलिंग राइट्स भी बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है? इक्विटी कहाँ से हम लोग फाइनेंस कर सकते हैं? तो ये 4 जगह, इक्विटी शेयर से, प्रेफरेंस शेयर्स भी इक्विटी शेयर्स ही कहलाते हैं, और सीड कैपिटल और रिटेन अर्निंग। एक-एक चीज़ के बारे में अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स वो होती है कि मान लो आपने अपनी कंपनी में 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, ठीक है? उस 5 लाख के प्रॉफिट में से, नेट प्रॉफिट की बात कर रही हूँ ना, 5 लाख के नेट प्रॉफिट में से आपको जो इंटरेस्ट है, आपने डेट उठा रखा है तो उसपे आपको 2 लाख का इंटरेस्ट साल भर का आपको देना है, तो वो आपने माइनस कर लिया, बाकी बचे 3 लाख। 3 लाख में से आप क्या करते हैं कि है ना, 2 लाख तो डिविडेंड के फॉर्म में प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स को बांट देते हैं। बाकी बचा 1 लाख, वो 1 लाख अपने पास आप रिजर्व में एक अकाउंट में, एक अलग से अकाउंट में जाके रख देते हैं। ये लो भाई 1 लाख रुपए, ये मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स है, जब भी मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ से उठा के अपने बिजनेस में यूज कर लूंगी। तो हर हर साल थोड़े थोड़े उस बैंक अकाउंट में हम लोग डालते जाते हैं, एक तरीके की सेविंग्स करते हैं, कि कभी भी हमें, कभी कोई मशीनरी खरीदने की जरूरत पड़ गई, कोई बिल्डिंग चेंज करने की जरूरत पड़ गई, या कुछ भी करने की जरूरत पड़ गई, एक्सपेंशन करना है हमें अपने बिजनेस का, तो मैं उस अकाउंट में से उठा के अपने बिजनेस में डाल दूंगी, और वो मेरा प्रॉफिट ही कहलाएगा। तो वो जो मैं सेविंग्स करती हूँ, तो वो उसमें तो कोई
इंटरेस्ट मेरे को पे करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे किसी को कुछ गिरवी रखने की ज़रूरत है, तो मेरा ही पैसा जो मैंने अलग करके रखा था। जैसे मम्मा भी क्या करती है अपने सेविंग्स में से कुछ दूध वाले को, कुछ राशन वाले को, सबको अलग-अलग दे देती है, फिर सेविंग्स करके रखती है ना, तो उसमें कभी ज़रूरत पड़ती है उसमें से निकालती है, तो वही बिज़नेसमैन भी वही करता है। तो उसको क्या बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स, और क्या बोलते हैं फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, मतलब अपने ही प्रॉफिट्स को वापस निकाल दे ज़मीन में से। तो वो हो गया हमारा रिटेन्ड प्रॉफिट्स। इक्विटी शेयर्स, अब इक्विटी शेयर्स मैंने आपको बताया कंपनी है ऐसा इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो वर्चुअल ओनर्स होते हैं कंपनी के, उनको ना ही डिविडेंड देने की जरूरत है और ना ही कुछ करने की जरूरत है, वो ट्रू रिस्क बेयरर्स होते हैं, वो कंपनी की जो भी है क्या बोलते हैं कंपनी की कि कितना प्रॉफिट कमा सकती है कंपनी, उस पे डिपेंड करता है कि ये ना कितना प्रॉफिट कमा सकती है, वो उसकी देखते हैं कि भाई कितना इसका आगे स्कोप है, उस हिसाब से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनको ट्रू रिस्क बियरर्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस मतलब जैसे अपन ऐसे नाम से पता चलता है कि इसको प्रेफरेंस मिलती है, हर चीज में इसको प्रेफरेंस मिलती है, कि मतलब कभी कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, कंपनी का दिवाला निकल गया, तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट के ड्यूज क्लियर करेंगे कि गवर्नमेंट के कितने ड्यूज देने हैं। फिर दूसरा बैंकों को लोन वोन जो ले रखा है वो क्लियर करेंगे, फिर आपको डिबेंचर्स को देने पड़ेंगे, फिर आपको प्रेफरेंस शेयर्स को देने पड़ेंगे कि उनका कैपिटल भी उनको देना पड़ेगा, और जितने भी महीनों का डिविडेंड आपने नहीं दे रखा वो भी आपको उनको देना पड़ेगा, और उसके बाद कुछ पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर्स को मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स उनको प्रायोरिटी मिलती है इक्विटी शेयर्स के ऊपर, कि भाई उनको डिविडेंड में पहले मिलता है और कैपिटल भी मिलता है। तो आप पूछेंगे अब इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करने का फायदा ही क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट कर लो। कभी ऐसा होता है कि कंपनी में बहुत प्रॉफिट हो जाता है, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स है ना उनको तो फिक्स्ड ही मिलता है, मतलब आपको 10% बात कर रखी है तो आपको 10% ही मिलेगा, 12 नहीं मिलेगा, 10 ही मिलेगा। लेकिन इक्विटी शेयर्स को कभी ऐसा प्रॉफिट हो जाता है, कंपनी की किस्मत खुल जाती है, बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है, तो सारा पैसा जो है वो इक्विटी शेयर्स को ही जाता है। तो इक्विटी शेयर्स जो होल्डर्स होते हैं वो बहुत ही रिस्क बेयर करते हैं, कि वो देखते हैं कि कंपनी इतना स्कोप है कि उसको कभी प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। तो जो इक्विटी शेयर्स होते हैं कंपनी के, वो क्या करते हैं, वो लोग ट्रू रिस्क बेयरर्स होते हैं, मतलब कोई अंधाधुंध प्रॉफिट हो गया उनको, तो फिर सारा इक्विटी शेयर्स को जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स को तो फिक्स्ड अमाउंट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं, क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव मतलब कि ऐसा प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं कि भाई तुम रखो अपने पास 100 रुपए महीने, 100 रुपए तुम साल का डिविडेंड दोगे ना, हमको नहीं चाहिए, तुम क्या करो हमारा हर साल का जमा करते जाओ, और जब भी मैं पैसे निकालूं, मतलब मुझे जब भी अपने प्रेफरेंस शेयर्स बेचने की जरूरत पड़ जाए, तो वो 100 रुपए में जो 10 साल से या 15 साल से जमा हो रहे हैं वो सब मुझे उस टाइम मिलना चाहिए। तो क्यूमुलेटिव होता है। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब कि भाई हर साल आपको पेमेंट मिल जाएगा। पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग क्या होते हैं, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, एक बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है, वो अपनी एडवाइस दे सकते हैं और अपना वोटिंग राइट्स उनके पास होते हैं। लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, उनके पास वैसे वोटिंग राइट्स नहीं होती। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हुए, मतलब उनको बिजनेस के जो प्रॉफिट्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, मतलब मैंने बताया ना अंधाधुंध प्रॉफिट होगा तो सारे इक्विटी शेयर्स को जाएगा। लेकिन अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो उनको भी उस अंधाधुंध प्रॉफिट में से प्रेफरेंस शेयर्स को भी प्रॉफिट मिला जाएगा। और नॉन पार्टिसिपेटिंग मतलब उसका उल्टा, भाई कुछ नहीं प्रॉफिट मिलेगा। कन्वर्टेबल मतलब कि ऐसा कंपनी इशू करती प्रेफरेंस शेयर्स की थोड़े दिन में जाके ये 2 सालों बाद या 5 सालों बाद प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो पहले से उनका डिसाइडेड होता है, तो वो कन्वर्टेबल होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। और नॉन कन्वर्टेबल मतलब नहीं होंगे कभी कन्वर्ट, हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स ही रहेंगे। तो प्रेफरेंस शेयर्स 3 तरीके के होते हैं। क्यूमुलेटिव मतलब डिविडेंड इकट्ठा होता जाता है, जब आप प्रेस निकालेंगे तो एक साथ मिलेगा। पार्टिसिपेटिंग मतलब अंधाधुंध प्रॉफिट में भी आपको वो मिल जाएगा, क्या आपको वो प्रेफरेंस शेयर्स को भी प्रॉफिट मिलेगा। कन्वर्टेबल मतलब वो आगे जाके किसी डिबेंचर्स में, किसी इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। सीड कैपिटल मतलब क्या होता है, अब प्लांट में, अब प्लांट आपकी कंपनी एक प्लांट है, पौधा, उसको बड़ा करने के लिए सबसे पहले आपको एक बीज डालना पड़ता है, किसी भी पौधे को बड़ा करने के लिए। वैसे भी कंपनी शुरू करने के लिए एक छोटा सा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो वो छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं इनिशियल कैपिटल, और विच इज ऑल्सो कॉल्ड सीड कैपिटल। तो सीड कैपिटल जो है वो हमारे प्रोडक्ट शुरुआत में ओनर ही ओनर ही इन्वेस्ट करता है, और हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और दूसरी रिसर्च स्टडीज के लिए हमको ये सीड कैपिटल चाहिए होता है। तो जो इक्विटी फाइनेंसिंग कहाँ से होती है, 4 तरीके से, रिटेन अर्निंग्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और सीड कैपिटल, ठीक है।
अब इक्विटी फाइनेंसिंग तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पर्सनल फाइनेंसिंग के बारे में कि हमारे पास जो पैसा आएगा पर्सनल, मतलब हम कहाँ से लाएंगे? अगर हमें शुरुआत में सीड कैपिटल में इन्वेस्ट करना है तो हम कहाँ से लाएंगे? या तो हम अपनी पर्सनल सेविंग्स में से लें, या फ्रेंड्स रिलेटिव्स में से लें, उनसे लें, या हम डीलर्स को बोलेंगे भाई हमारे हमको दो सारे दिन पैसा, फिर हमको आपको वापस लौटा देंगे, है ना। डीलर्स मतलब जो हमारे साथ डील करते हैं बिजनेस में। और चिट फंड्स आप बना के पढ़ते हैं। तो पर्सनल फाइनेंसिंग कहाँ से आएगा उसके पास? सबसे पहले पर्सनल सेविंग्स, कोई भी आदमी अपना पर्सनल सेविंग्स बिजनेस में लगाता है, तो उसके पास हाथ में पड़ा था 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो उसने जमा किया है, तो वो उसमें बिजनेस में लगा लेता है, तो वो पर्सनल सेविंग्स आ गई। फ्रेंड्स रिलेटिव्स, फ्रेंड से लो, रिश्तेदारों से लो, किसी जान पहचान वाला से लो जो आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाए। चिट फंड्स मतलब क्या होता है? जैसे अपन बोलते नहीं कि वीसी भर रही है हमने, या किटी पार्टी में क्या होता है कि जो भी ग्रुप होता है लोगों का, वो लोग क्या करते हैं हर महीने, मान लो मैं और मेरे साथ 5 जने ग्रुप है ABCD, है ना। वो लोग सब क्या मिलता है हर महीने 10,000 रुपए एक फंड में जमा करते हैं। फिर वो लोग ये बोल लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, अब सब 500 का नाम लिया हमने, मेरा नाम और ABCD सब चारों का नाम वो उस बॉल में डाल दिया। फिर उसमें से एक का उठाते हैं कि भाई अगर बी की लॉटरी लग गई तो बी को क्या मिलेगा, उस 500 जनों को 50,000 रुपए उसको मिलेगा। फिर अगले महीने फिर वापस 10,000 डालते हैं, और फिर बी का नाम हटा देते हैं, फिर A C D और मेरा नाम में मिला के फिर वापस लॉटरी निकालते हैं। तो ये क्या हेल्प करता है, चिट फंड हमें क्या हेल्प करता है कि कभी हमें अर्जेंटली बहुत तो ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो हम उन फंड को बोलेंगे भाई हमने जो पैसे डाल रखे हैं हमको दो, अगली लॉटरी में हमारा नाम हटा देना। तो कभी जैसे आप 50,000 एक साथ मिल गए, तो आप कभी अपने घर में आपको किसी भी चीज की कमी हो, या आपको कहीं बिजनेस में लगाना हो, तो वो पैसा आप वहां लगा सकते हैं। तो चिट फंड वो होता है, ठीक है। और डिपॉजिट फ्रॉम डीलर्स कि मतलब कि कभी भी है ना, वो आप कभी भी किसी बड़े, मान लो कि एक था मतलब बिजनेसमैन है, उसकी सीमेंट वो रिटेल करता है ना, सीमेंट प्रोवाइड करता है सब रिटेलर्स को, ये सब काम करता है कि मतलब सीमेंट की दुकान है, मतलब ऐसे मान लो सीमेंट की दुकान है, तो जैसे अंबुजा सीमेंट है, और कौन सा सीमेंट होता है जो भी होता है, अंबुजा सीमेंट है, तो वो क्या करेगा, अंबुजा सीमेंट वाली कंपनी को बोलेगा कि भाई मुझे आपका सीमेंट बेचना है, ये मेरी शॉप है, ये मेरा नंबर है, और मुझे यहाँ पे आपका सामान बेचना है, तो आप मुझे सप्लाई करो। तो बोलेगा कि भाई तुम बेच नहीं पाए तो तुम कौन से गांव में जाके दुकान खोलो, हमारी गलती है क्या? अब तुम नहीं बेच पाए तो हमारा माल तो बेकार जाएगा, तुम तो वापस कर दोगे। तो बोला कि ठीक है, मैं आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देता हूँ। बोला कितने का? बोला 1 लाख का। 1 लाख का उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दे देता है कि भाई उस पर इंटरेस्ट मिलता रहता है उसको, पर 1 लाख वो कंपनी के पास जमा होता है कि कभी कभी भी है ना आपको मतलब आप कभी भी आप अंबुजा सीमेंट आपका नहीं बिक रहा, आपसे नहीं बिक रहा हमारा माल, तो फिर आप ये सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस ले सकते हैं। तो ऐसा पैसा कंपनी के पास पड़ा रहता है, तो डीलर को भी ऐसा लगता है कि भाई हम बेचते वरना हमारा 1 लाख बेकार जाएगा, है ना। तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट हमारा एसेट ही होता है जो कंपनी के पास पड़ा रहता है। तो अगर मैं कंपनी हूँ, मैंने डीलर से पैसे ले रखे हैं कि भाई लो दे के जाओ मुझे, और मेरा माल जाके बेचो, अच्छे में बिकेगा तो बहुत अच्छी तो फिर हम लोग आपको ये वापस कर देंगे जब आप छोड़ के हमारा सामान जाओगे। तो वो जो डीलर के डिपॉजिट हमारे कंपनी के पास पड़ा रहता है वो हम यूज कर सकते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस के लिए। तो ये हो गया हमारे 4 तरीके, पर्सनल सेविंग, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, चिट फंड्स और डिपॉजिट फ्रॉम डीलर्स, ठीक है। अब आप ये वीडियो देखिए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, तो फिर आगे अपन बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। दोस्तों, आज जिस स्टार्टअप की मैं केस स्टडी लाया हूं उसका नाम शायद आपको बहुत फनी लगे, लेकिन सीखने के लिए बहुत है। उसका नाम है दूध वाला। जैक मा, जो कि अलीबाबा के चेयरमैन और फाउंडर है और चाइना के रिचेस्ट मैन भी है, वो एक चीज़ कहते हैं। वो कहते हैं लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स मिस्टेक, यानी आपको हमेशा दूसरे लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। इससे आपको लाइफ में हमेशा फ़ायदा रहता है। हम लोगों की लाइफ इतनी लंबी नहीं होती कि हम सारी गलतियां खुद करके सीख पाए। दोस्तों, ये लॉस वाली बात मैंने इसलिए करी क्योंकि दूध वाला जो है वो एक्चुअली में एक फेल्ड स्टार्टअप है। जी हाँ, ये स्टार्टअप बंद हो चुका है। इस स्टार्टअप की शुरुआत करी थी आकाश अग्रवाल ने और इब्राहिम अकबरी ने 2015 के अंदर, और ये स्टार्टअप बंद हो गया 2019, यानी 4 साल बाद। अब इसके क्या कारण है? क्या ये स्टार्टअप एक्चुअली में डाउनफॉलिंग था? क्या बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये स्टार्टअप हर साल 250% के एनुअल ग्रोथ रेट पे ग्रो हो रहा था। 70 से भी ज़्यादा तरह का दूध, ग्रोसरीज भी डिलीवर करते थे ये लोग। ऊपर से
बिफोर 7 AM डिलीवरी देते थे अपने कस्टमर्स को, प्राइस भी MRP से नीचे रखा हुआ था और फ्री होम डिलीवरी भी देते थे। फंडिंग भी मिल गई थी 210 करोड़ रुपए की। लेकिन क्यों फेल हो गए फिर? 5 ऐसे मेजर पॉइंट्स बताऊंगा इनके फेलियर के आज। पहला कारण है नेगेटिव कैश फ्लो। इसका मतलब समझते हैं। देखिए, एक बिजनेस के अंदर ना बहुत सारे तरह के खर्चे होते हैं। मैनेजमेंट का भी अपना एक खर्चा होता है, इसके अलावा लॉजिस्टिक्स का खर्चा होता है, ऑपरेशंस का खर्चा होता है, आपकी वेब डेवलपमेंट, वेब होस्टिंग, ऐप मैनेजमेंट, इन सब का, मार्केटिंग का खर्चा होता है। और स्टार्टअप्स के अंदर तो 80% सिर्फ मार्केटिंग का खर्चा होता है। अब ग्रोसरी बिजनेस के अंदर जब आपके पास सबसे पहली बात तो हाई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है, कैश होना चाहिए। दूसरा, हाई कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, एक कस्टमर को एक्वायर करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। जो आइडियल प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी बहुत कम होता है, 5 से 15% के अंदर ही वेरी करता है। और ज़ीरो कस्टमर लॉयल्टी। आज की डेट में कस्टमर बहुत प्राइस सेंसिटिव है। एक्सपेंसेस रेवेन्यू से ज़्यादा होने लग गए। एक चीज़ हमेशा याद रखना, रेवेन्यू इज़ नॉट इक्वल टू प्रॉफिट। आपका रेवेन्यू कभी भी प्रॉफिट नहीं होता है। देखिए, समझते हैं इस चीज़ को। जब आप माल बेचते हैं, माल आपका बिका, आपकी सेल हुई, उसको हम एक्चुअली में कहते हैं वो है कंपनी का रेवेन्यू। अब उसके अंदर से जब आप सारे के सारे खर्चे माइनस कर देते हो, हर चीज़ का कॉस्ट, यानी आपका लैंड का, बिल्डिंग का, इलेक्ट्रिसिटी का, हर तरह के कॉस्ट जब आप माइनस कर देते हो, उसके बाद जो बच जाता है ना आपके हाथ में, उसको हम कहते हैं प्रॉफिट। तो रेवेन्यू इज नेवर इक्वल टू प्रॉफिट। अब एक चीज़ को आप अच्छे से समझिए, ग्रॉसरी और हाइपर लोकल मार्केट बिजनेस के अंदर सिर्फ 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो। एक, या तो परचेज इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब माल इतना खरीद लो कि आपको बहुत सस्ता पड़ जाए, या फिर सेल इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इतना ज़्यादा माल बेच दो, इतना ज़्यादा माल बेच दो कि वॉल्यूम के कारण आपका प्रॉफिट बढ़ जाए, या फिर आप दोनों कर लो। अगला पॉइंट है नो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब देखिए, कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थी नहीं दूध वाला के पास। दूध वाला जो काम कर रहा था, ग्रोसरीज बेच रहा था, दूध बेच रहा था, ये सारा काम तो बाकी बिजनेसेस भी कर रहे हैं। ग्रोफर्स भी कर रहा है, बिग बास्केट भी कर रहा है, फ्रेश टू होम भी कर रहा है। अब देखिए, दूध वाला के पास फंडिंग भी कंपेरेटिवली कम थी। जब इनके पास फंडिंग कम थी तो इनका जो कस्टमर रिटेंशन है वो कंपेरेटिवली कम हो गया था, क्योंकि ये लोग उतना ज़्यादा कस्टमर को डिस्काउंट दे नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ इन लोगों के पास, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, इन लोगों के पास बहुत फंड्स थे, तो ये लोग कस्टमर को बार बार डिस्काउंट दे दे के रिटेन कर पा रहे थे। अब ये फ़र्क है। ग्रोसरी बिजनेस के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। अब आपको किसी भी बिजनेस में अगर सक्सीड करना है तो या तो आप फर्स्ट मूवर बन जाओ, मतलब पहले आ जाओ, या फिर आप एक फास्ट मूवर बन जाओ। तीसरा पॉइंट है लैक ऑफ प्लानिंग। अब देखिए, प्रॉपर प्लानिंग ज़रूर चाहिए होती है बिजनेसेस के अंदर ना। पहले दिन से बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसका प्रॉफिट आएगा कहाँ से। प्रॉफिट का डे 1 से ध्यान रखना पड़ता है। इस लाइन को अपने दिमाग में बिठा लीजिए, एक्सपेंशन विदाउट ग्रॉस मार्जिन इज कमिटिंग सुसाइड। अब देखिए, बिग बाजार है, डी मार्ट है, रिलायंस फ्रेश है, इजी डे है, ये सारे के सारे भी ग्रोसरी बिजनेस में, रिटेल बिजनेस में है, लेकिन डे 1 से प्रॉफिटेबल हैं। अब 2 तरह के एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है स्टेडी एक्सपेंशन और एक होता है ओवर एक्सपेंशन। दोनों में फ़र्क समझाता हूँ। जो स्टेडी एक्सपेंशन होता है उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी बिजनेस की कैपेसिटी के अंदर ही एक्सपैंड कर रहे हो, फालतू में एक्सपेंशन नहीं कर रहे हो। ओवर एक्सपेंशन का मतलब होता है आपकी बिजनेस की कैपेसिटी से ज़्यादा, आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं उससे ज़्यादा आप एक्सपैंड कर जाते हो। जब आप ऐसा करते हो तो आप खुदकुशी की तैयारी अपने हाथों से खुद कर रहे हो। अगला पॉइंट है रॉन्ग हायरिंग। इन्होंने हायरिंग काफ़ी गलत करी। देखो, मैन पावर जो होती है वो एक बिजनेस की गोल्ड मेकर होती है, वो बिजनेस के अंदर बहुत पैसा ला कर देती है। इफ़ यू हायर द राइट पर्सन फॉर द रॉन्ग जॉब देन वन डे यू विल लूज योर जॉब। सही आदमी को गलत काम के लिए रख लोगे ना तो एक दिन आपकी भी नौकरी चली जाएगी। पहली गलती इन्होंने करी रॉन्ग हायरिंग, इन्होंने गलत हायरिंग करी, गलत आदमी को लेके आए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पहली गलती तो वो हो गई। उसके बाद इन्होंने जो गलती करी वो थी ओवर हायरिंग। जिन लोगों की ज़रूरत नहीं थी उनको भी ऑर्गेनाइजेशन में ले आए, फालतू की हायरिंग करने लग गए, जिससे इनका खर्चा ही इतना ज़्यादा बढ़ गया। अब पहली बात तो इनएफिशिएंट एचआर मैनेजमेंट था, ढंग से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करी नहीं इन्होंने। उसके बाद लीन फॉरवर्ड किक बैकवर्ड, आगे दौड़ पीछे छोड़, पुराने के पुराने एम्प्लॉयज़ का ध्यान ही नहीं रखा इन्होंने, कोई ध्यान ही नहीं रखा पुराने एम्प्लॉयज़ का। उसके बाद रॉन्ग सैलरी स्ट्रक्चरिंग ढंग से नहीं करी, जिसकी वजह से खर्चा बढ़ गया। आखिरी गलती इन लोगों ने ये करी ओवर डिपेंडेंसी। बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए थे इन्वेस्टर के पैसे के ऊपर। देखो, जो इन्वेस्टर होता है ना, वो लोग आपकी डिश के अंदर सिर्फ एक सॉल्ट जितना काम करते हैं, मतलब आपका खाना बिजनेस है और वो लोग सिर्फ एक नमक जितना ही काम करते हैं। जब आप इन्वेस्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो ना,
बहुत ज़्यादा डिपेंड। तो उसके बाद आपकी हालत ऐसी हो जाती है कि बिल्कुल मतलब खिलौना, वो भी जिसके अंदर बार बार चाबी भरनी पड़े। फिर वी नीड फंड्स चिल्लाते रहते हैं। अब फंड देता नहीं है इन्वेस्टर। आपका बिजनेस एक्सपेंस सेंट्रिक भी है, ऊपर से आप कैश भी बर्न करे जा रहे हो इन्वेस्टर के पैसों से। उसके बाद से आपके पास ज़ीरो सस्टेनेबिलिटी है, कोई सस्टेनेबल ही नहीं है आपका बिजनेस मॉडल। तो होता क्या है, इसका क्या रिजल्ट होता है आखिर में? रिजल्ट होता है शट डाउन। बड़ा बड़ा लिखा आ जाता है शट डाउन, जो कि एक्चुअली में दूध वाला के साथ 4 साल बाद हो गया। 4 साल तक भी सिर्फ इसलिए सरवाइव कर गए क्योंकि सेल कर पा रहे थे और उसके ऊपर से फंडिंग। आपने वीडियो को कैसा लगा? तो अब वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग क्या होती है? तो वेंचर कैपिटल मतलब ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेसमैन जो होते हैं ना, तो मतलब ऐसे बिजनेसमैन को ढूंढते हैं जो अपने बिल्कुल सब कुछ डेडिकेटेड होते हैं और उनको ऐसा लगता है कि इनका जो बिजनेस है बहुत ऊंचा जाएगा। तो वो ऐसे जो लोग होते हैं जो छोटे छोटे ऐसे बिजनेसमैन को ढूंढते हैं और देखते हैं उनका स्कोप, उनका बिजनेस का कितना ऊंचा जाएगा, उस हिसाब से उसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो वो होते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। तो ये लोग वो होते हैं, बहुत ही अमीर लोग होते हैं और वो क्या करते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन को, स्मॉल जो बिजनेसेस उनको फंडिंग करते हैं। तो हमें वेंचर कैपिटल की 3 स्टेजेस में रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग, शुरुआत में जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमें सीड कैपिटल की जरूरत होगी और एक फिजिबिलिटी स्टडी करने के लिए सीड कैपिटल की जरूरत होगी। स्टार्टअप करने के लिए हमें इनिशियल मार्केटिंग डेवलपमेंट टीम में जो हमें जो मशीनरी खरीदनी है, लैंड बिल्डिंग खरीदनी है, तो उसके लिए जो फाइनेंसिंग चाहिए होगी वो अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग कहलाती है। दूसरा सेकेंड स्टेज, जब हमारा एक्सपेंशन चल रहा है, हमारा बिजनेस चल गया, तो उसको एक्सपांड करने के लिए और डेवलप करने के लिए हमें फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है। जैसे सेकंड स्टेज में हमको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, जिसको इनिशियल ग्रोथ फेज़ बोलते हैं कि धीरे-धीरे हमारा साइकिल ऊपर जा रहा है, तो हमें ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होगी। थर्ड मतलब बहुत ज़्यादा, हमारा बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट बहुत बढ़ गया और हम बहुत हमारा बहुत ज़्यादा बिज़नेस हो रहा है, ये हो गया, वो हो गया, तो हमें उस टाइम जो कैपिटल फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है वो थर्ड स्टेज होता है। फोर्थ मतलब कि अब हमने अपने जेब में से बहुत पैसे लगा लिए, अब हम लोग पब्लिक ऑफरिंग करने जा रहे हैं, मतलब इक्विटी शेयर्स इश्यू करने जा रहे हैं। तो वो जो हो गया अपना फोर्थ कैपिटल। मान लो कि मैं प्रोपराइटर थी, मैंने बहुत ज़्यादा बिजनेस स्टार्ट किया, फिर मेरा बिजनेस बन गया, सब मैंने बहुत ज़्यादा सब कुछ कर लिया, बहुत लार्ज स्केल में मेरा प्रोडक्शन हो रहा है, तो अब मैं क्या करूँगी, अपनी प्रोपराइटरशिप को कंपनी में ट्रांसफॉर्म कर दूंगी। तो कंपनी में जैसे ही ट्रांसफॉर्म करूंगी तो मैं इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती हूँ। तो फिर ये वाला जो स्टेज होता है, फोर्थ स्टेज, वो इक्विटी शेयर्स इशू करने का होता है कि जो वेंचर कैपिटल होता है, वे हमारे इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करो। और फिर लास्ट स्टेज होता है कि एक्विजिशंस। अब हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, अब हमारा ये काम हो गया कि अब हम दूसरी छोटी कंपनीज को एक्वायर करेंगे और हमारी कंपनी का जो बिजनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ट्रेडिशनल एक्विजिशंस की एक कंपनी ने दूसरी को एक्वायर कर लिया। लेवरेज बाय आउट्स मतलब कि कंपनी का है ना, कंपनी का सिर्फ हमने ना मैनेजमेंट खरीद लिया कि भाई अब तुम्हारी कंपनी तो तुम्हारे नाम ही होगी, लेकिन हम इसको करेंगे, तुम्हारे नाम कंपनी रखो, मैनेज हम करेंगे और इसका जो प्रॉफिट होगा वो हमको मिलेगा। तो ये जो होगा वो लेवरेज बाय आउट होता है। और ग्लोबल या प्राइवेट मतलब अब आपने अपने बिजनेस को नेशनल से इंटरनेशनल करना स्टार्ट कर दिया, तो जो आपको फाइनेंस की जरूरत होगी वो हमारा हो जाएगी ग्लोबल फाइनेंस, वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो ये 3 स्टेजेस की फाइनेंसिंग चाहिए होती है, अर्ली स्टेज, स्टेज एक्सपेंशन या लेवरेज बाय आउट्स, है ना। अब ये जो 3 स्टेजेस की फाइनेंसिंग होती है ना, उसमें 2 तरीके के स्ट्रॉन्ग ग्रुप्स ऑफ इन्वेस्टर्स हमें इन्वेस्ट करते हैं। सबसे पहले एंजल इन्वेस्टर्स और दूसरा है वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर्स कौन से होते हैं? एंजल मतलब परी, है ना, या ऐसा एंजल मतलब होता है ना कि देव स्वरूप कोई आदमी जो हमें हेल्प करता है। तो एंजल इनविजिबल ग्रुप ऑफ वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं जो उनको पता नहीं होता है कि भैया कहाँ इन्वेस्ट करना। वो बहुत पैसे वाले होते हैं और वो इन ऐसे इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहाँ पे उस एंटरप्रेन्योर के बिजनेस को ग्रो करने की बहुत अपॉर्चुनिटीज हो। तो वो एंजल इन्वेस्टर्स हेल्प करते हैं हमें फाइनेंस करने के लिए। तो वो सीड कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं शुरुआत में, स्टार्टअप कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं। तो है एंजल इन्वेस्टर्स जो होते हैं सिर्फ अर्ली स्टेज फाइनेंसिंग में हेल्प करते हैं, बाकी ग्रोथ स्टेज में वो लोग हेल्प नहीं करते कि भाई शुरुआत में आपको कैपिटल फंडिंग दे दे, खुश रहो आप, ठीक है। और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होता है, वो उन्हीं जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी लगी हो या बहुत हाई पोटेंशियल हो उस वेंचर को
ऊँचा कर मतलब अपॉर्च्युनिटीज़ हाई, उस बिज़नेस में इतना पोटेंशियल हो कि वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको आइडिया हो जाता है। तो उस हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहला उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि फर्स्ट स्टेज में इन्वेस्ट नहीं करते और सेकंड या थर्ड स्टेज में जब ग्रोथ स्टेज होता है वहाँ इन्वेस्ट करते हैं। और इनिशियल इक्विटी इन्वेस्टमेंट ही करते हैं और ऐसा जहाँ वहीं इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे उनको रेट ऑफ रिटर्न बहुत ज़्यादा मिल रहा हो। वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, तो वो हायर रिस्क टेकिंग होते हैं कि भई बोला कि चलो पैसा डूब जाएगा, लेकिन हम रिस्क लेते हैं ताकि अगर रिस्क लेंगे तभी इनको रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है? और कुछ मतलब सालों बाद वो क्या करते हैं, अपना जो कैपिटल है किसी और को बेच देते हैं, मतलब अपना जो शेयर है उस कंपनी में किसी और को बेच देते हैं, या एंटरप्रेन्योर को बोलते हैं लो रख लो वापस, मैं अपना पैसा तुम्हारी कंपनी में से वापस निकाल रहा हूँ। और जब भी कोई स्मॉल बिज़नेस को कोई ग्रोथ स्टेज में आ गई स्मॉल बिज़नेस, अब उसको अपना एक्सपेंशन करना है, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाती है कि भई मुझे अपना बिज़नेस ग्रो करना है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है। जब बैंक नहीं मानती ना, तो वो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास जाती है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट का जो फोरकास्टिंग वाला तो टेक्नीक होता है कि फ्यूचर फोरकास्ट कर लेती है कि भई बिज़नेस जो है, इनका ये जो बिज़नेस है वो अच्छा बढ़ेगा, तो वो उसमें इन्वेस्ट करती है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं। एंजल इन्वेस्टर्स शुरुआत में फंडिंग करते हैं और फिर चल जाते हैं, और वेंचर कैपिटलिस्ट सेकंड या थर्ड स्टेज में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है? तो ये एक शॉर्ट है समरी जो हमने इतनी देर से पढ़ा है। फाइनेंसिंग में इक्विटी में क्या आती है? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, सीड कैपिटल। और पर्सनल कैपिटल में क्या आता है? चिट फंड, डिपॉजिट फ्रॉम डीलर्स, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ पर्सनल सेविंग्स। और वेंचर फाइनेंसिंग में क्या आता है? वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे को पूरा सुनने के लिए थैंक यू सो मच।